9 अक्टूबर के बाद बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जो ऑलरेडी मार्केट में निवेश करके बैठे हुए हैं वो कुछ दुखी सा दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अभी हाल फिलहाल में गिरावट हुई है। कल के डेट में यानी 9 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो गिरावट हुई है। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है मार्केट में, आगे क्या होने वाला है मार्केट में। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। देखिए मार्केट में ये सब चलता रहता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, मार्केट में ये सब चलता रहता है। कभी अप डाउन होता रहता है। कभी मार्केट लो पे जाएगी, कभी हाई पे जाएगी, कभी जो है ना मतलब साइडवेज ट्रेंड में चलेगी। तो इस तरीके से मार्केट में चलता रहता है। आज मैं इसमें बात करूंगा, आज की इस वीडियो में पूरे डेटा के साथ मैं बात करूंगा कि किस स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है और किस इंडेक्स में कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है। ये सारी डिटेल्स के साथ मैं आपके सामने आया हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इस टाइम पे म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं, स्टॉक में नहीं निवेश कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए इस पे भी मैं बात करूंगा। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिरावट क्यों हुई। देखिए अभी आपको पता है, देखिए रशिया और यूक्रेन का जो चल रहा था वॉर, उस टाइम पे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला था। और जब भी ये वार का मैटर होता है ना, तो वहाँ पर असर देखने को मिलता है। अभी जो चल रहा है इजराइल वगैरह में जो वॉर वगैरह चल रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट में गिरावट हुई है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, सिर्फ मेरा मकसद रीज़न बताना है आपको। तो उसकी वजह से गिरावट हुई है। अब एक बात, बहुत ज़रूरी बात ये आती है कि क्या आगे और भी गिरावट हो सकती है, मार्केट का हाल क्या इससे भी बुरा हो सकता है। इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको, जो डेटा है हमारे पास, वो चीज़ मैं आपके सामने शो करना चाहता हूँ, दिखलाना चाहता हूँ कि किस स्टॉक में कितने ज़्यादा गिरावट हुई है। टॉप लूज़र स्टॉक कौन से रहे हैं 9 तारीख की डेट में, और उसके बाद टॉप गेनर स्टॉक कौन से रहे हैं 9 तारीख की डेट में। सबसे पहले हम लूज़र्स की बात करें तो अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 4.90% की गिरावट हो गई है। उसके बाद पीएनबी बैंक की अगर बात करें तो 4.43% की गिरावट हो गई है। उसके बाद अडानी विलमार की अगर बात करें तो 3.44% की गिरावट हो गई है। अडानी एनर्जी की बात करें तो 3.36% की गिरावट हुई है। सेल की अगर बात करें तो 2.81% की गिरावट हुई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 2.78% की गिरावट हुई है। हीरो मोटोकॉर्प की अगर बात की जाए तो 2.73% की गिरावट हुई है। कैनरा बैंक में अगर देखा जाए तो 2.65% की गिरावट हुई है। आईओसीएल की अगर बात की जाए तो 2.56% की गिरावट हुई है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो देखिए मैंने 10 कंपनी बताए हैं ऐसे जो 9 तारीख की डेट में बहुत ही लूज़र रहे हैं, मतलब टॉप लूज़र रहे हैं। समझ रहे कि नहीं, 10 से ज़्यादा मैं 20 भी बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा तो मैं वो नहीं चाह रहा हूँ। समझ रहे हैं ना। और अब बात करते हैं कि टॉप गेनर्स कौन से रहे हैं, कौन सी कंपनीज रही हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है डॉक्टर रेड्डीज लैब्स। यहाँ पर 1.29% की मतलब गेन देखने को मिला है। उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो 0.96% का गेन मिला है। जुबिलांट फूड वर्क्स की अगर बात करें तो 0.75% यहाँ पर गेन देखने को मिला है। टाटा कंज्यूमर की अगर बात की जाए तो 0.67% का गेन देखने को मिला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की अगर बात की जाए तो 0.48% का गेन देखने को मिला है। TCS की बात की जाए तो 0.47% का गेन मिला। उसके बाद कोलगेट पोल्मोलिव की अगर बात की जाए तो 0.40% का यहाँ पर गेन देखने को मिला है। उसके बाद सीमेंस की अगर बात की जाए तो 0.25% का गेन। उसके बाद वरुण बेवरेज की अगर बात की जाए तो 0.20% का गेन देखने को मिला। और उसके बाद ONGC की अगर बात की जाए तो 0.14% का गेन देखने को मिला है। तो देखिए ये सारे डिटेल्स थे, मैंने आपको बता दिया है। समझ रहे कि नहीं, 10-10 कंपनी मैंने दोनों में से बता दिया, लूजर्स में से और गेनर्स में से भी। समझ रहे कि नहीं। अब ज़्यादा भी कंपनी मैं आपके सामने ज़्यादा डेटा भी रख सकता था, लेकिन मैं रखना नहीं चाहता हूँ। रीज़न ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ऐसे में। उसके बाद ज़रा हम ये भी देख लेते हैं कि किस इंडेक्स में कितनी गिरावट हुई है। तो निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो 0.72% की गिरावट हुई है। निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए तो 1.07% की गिरावट हुई है। और उसके बाद फिर निफ्टी की बात की जाए तो 1.39
0.13% की गिरावट हुई है। सेंसेक्स की बात की जाए तो 0.73% की गिरावट हुई है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की अगर बात की जाए तो 1.13% की गिरावट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर बात की जाए तो 1.21% की गिरावट है। और उसके बाद निफ्टी 100 की अगर बात करें तो 0.79% की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप 100 की अगर बात करें तो 1.34% की गिरावट है। S&P BSE की अगर बात करें तो 0.81% की गिरावट है। देखिए, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि क्या इस टाइम पे हमें लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खास तौर से अगर हम बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है। 2-3% की गिरावट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, अगर आप ऑलरेडी किसी भी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के साथ इन्वेस्टेड है, आई मीन के इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखिए अपनी पोर्टफोलियो में क्या आपको वहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। अगर गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है तो बिल्कुल आप लमसम कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर गिरावट नहीं देखने को मिला है तो फिर आप समझ लीजिए और आपको वहीं पर डिसीजन ले लेना चाहिए कि ये टाइम लमसम करने का नहीं है। बात रही अब 2-3% की गिरावट हुई, तो देखिए स्मॉल कैप में और मिड कैप में 2-3% की गिरावट हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम वहाँ पर लमसम कर सकते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर मैं ख़ास तौर से बात करूँ तो मेरा जहाँ तक मानना है तो मेरे ख्याल से कम 8-10% की गिरावट हो जाती है ना, तब एक बेस्ट टाइमिंग होता है लमसम करने का, लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। SIP ऑलरेडी जहाँ पर आपकी चल रही है उस SIP को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप बिल्कुल कंटिन्यू रखें। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे टाइम पे अपनी SIP को बंद करने लगते हैं, जबकि मैं इससे पहले की बहुत सारी वीडियोज़ में इस बात को बोल चुका हूँ कि देखिए, जब ऑलरेडी किसी भी फंड में जब आप निवेश कर रहे हैं और वहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे मौके पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है या फिर अपनी SIP को रोकने की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर फंड से बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, फिर अपने पैसे को रिडीम करने के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जब बहुत लंबा समय है आपको, तो आपको वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत का आप लमसम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत का लमसम मतलब ज़्यादा का नहीं, थोड़ा बहुत का आप लमसम कर सकते हैं। स्टेप अप SIP आप वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, एक तरह से ये समझ लीजिए कि अगर थोड़ी बहुत की गिरावट मार्केट में होती है ना, तो ये एक तरह से आपके लिए अवसर की तरह होता है। ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टेड हैं किसी फंड के साथ तो वहाँ पर बिल्कुल ही डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा हमेशा मार्केट के गिरने का कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रहा है तो उल्टा आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, तो उल्टा आप मार्केट से निकल जाए। ऐसा तो आपको करना ही नहीं चाहिए, जबकि बहुत सारे लोग करते हैं और मैं बहुत सारी वीडियो में इस चीज़ को लेकर मना कर चुका हूँ। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम को लेकर एक खास बात यह है कि जब आप इसके इंडेक्स को देखेंगे, यानी S&P BSE स्मॉल कैप को देखेंगे या S&P BSE मिड कैप को देखेंगे, तो दोनों इंडेक्सेस में ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई, जब इंडेक्स में गिरावट नहीं हो रही है तो फंड्स में गिरावट कैसे होगी। तो अगर आप इस टाइम पे लमसम करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत न के बराबर अमाउंट अभी आपको लमसम करना है। देखिए, कमेंट में भी पूछा जाता है तो मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ आजकल, समझ रहे, और टाइमिंग यही चल रही है, इसलिए यही चीज़ बोल रहा हूँ। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।